फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबा, हुसैन खरमेल और अपने दूसरे सालारों की तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, तुम देखते हो दुश्मन अपने हाथियों की सफ़ों को उस्तवार कर रहे हैं। पहले ये कहो कि ये जो अपने लश्करियों को आगे आगे हाथियों की सफ़ें दुरुस्त कराने में मसरूफ है, ये कौन है? इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमने इस शख्स को इसकी शक्ल से पहले देखा तो नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो इस वक्त अपने लश्कर के सामने अपने घोड़े पर सवार है वो कनूज का राजा जेचंद है, जबकि वो शख्स जो हाथियों की सफ़ें दुरुस्त करा रहा है वो भीमराज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सुल्तान फिर दुश्मन के लश्कर पर निगाहें जमाए बड़े गौर से उसका जायजा लेने लगा। सुल्तान और उसके सालारों के देखते ही देखते कनूज का राजा जेचंद अपने घोड़े से उतरा था। घोड़े से उतरकर वो भीमराज के करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, भीमराज, मैंने एक फैसला किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे इत्तफाक करोगे। भीमराज ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछ लिया, कैसा फैसला? जेचंद ने कुछ सोचते हुए फिर कहना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि अगर हमने हाथियों की सफ़ों को ही आगे रखना है और पूरा लश्कर पीछे रहेगा, तो फिर मैं चाहूंगा कि घोड़े पर सवार रहने की बजाय मैं अपने हाथी पर सवार हूं और अपने लश्करियों का हौसला भी बढ़ाऊं और उन्हें जंग के लिए भी उभारूं। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर तुम भी हाथी पर ही सवार रहो। यहां तक कहने के बाद जेचंद रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, भीमराज, इसके दो फायदे होंगे। एक तो हम दोनों महफूज भी रहेंगे, इस तरह हम अपने लश्कर को बेहतर अंदाज में मुसलमानों पर हमला आवर होने की तरगीब देते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अगर हाथियों की सफ़ें हों तो उनके पीछे चंद सफ़ें छोड़कर दाएं जानिब में हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ूं और बाएं जानिब तुम हाथी पर सवार रहो और दोनों अपने लश्करियों को लड़ने के लिए हिदायत और अहकामात जारी करते रहें। वैसे मुझे उम्मीद है कि जब हमारे हाथी दंदनाते हुए दुश्मन के लश्कर में दाखिल होंगे, उसके बाद हाथियों पर बैठे हुए हमारे तीरंदाज मुसलमानों के लश्करियों को कीमा बनाएंगे, तो उसी वक्त ही मुसलमानों के लश्कर के अंदर एक खलबली और अफरा तफरी बर्पा हो जाएगी और दुश्मन के लश्कर की ऐसी सूरत हाल हमारी फतह और कामयाबी का पहला दर खोल देगी। जेचंद जब खामोश हुआ तब खुशी का इजहार करते हुए भीमराज कहने लगा, मैंने हाथियों की सफ़ों को दुरुस्त कर दिया है, हाथियों के महावतों और उनके पीछे बैठने वाले तीरंदाजों को भी अहकामात जारी कर दिए हैं। बहरहाल मैं आपकी तजवीज़ से इत्तफाक करता हूँ, घोड़े की बजाय हम दोनों को हाथियों पर ही बैठकर जंग की इब्तदा करनी चाहिए। भीमराज के इन अल्फाज के साथ ही जेचंद मुतमईन हो गया था। दोबारा उसने भीमराज को मुखातिब किया, भीमराज, अपने लश्करियों को ये अहकामात जारी करने हैं कि जब वो देखें कि हाथियों ने दुश्मनों के लश्कर के अंदर अफरा तफरी बर्पा कर दी है और हाथियों पर बैठे हमारे तीरंदाजों ने भी तीरंदाजी करके उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो मैं समझता हूं कि इस मौके पर लश्करियों को भी हाथियों के बीचों बीच गुजरकर मुसलमानों पर हमला आवर होकर अपनी फतह को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भीमराज मुस्कुराया और कहने लगा, जेचंद मेरे अजीज भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो आप चाह रहे हैं ये सब कुछ मैंने अपने छोटे सालारों को पहले ही समझा रखा है। जिस वक्त हमारे हाथी और हमारे तीरंदाज मुसलमानों के लश्कर में खलबली मचाएंगे, तो इसके बाद देखिए हमारे लश्करी कैसे और किस तरह के रद्द अमल का इजहार करते हैं। दुश्मन पर आखिरी ज़रब लगाकर अपनी फतह, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। भीमराज की इस सारी गुफ्तगू से जेचंद मुतमईन हो गया था। फिर दोनों पीछे हटे, अपने लश्कर की चंद सफ़ें छोड़कर दाएं बाएं पहलुओं पर वह अपने हाथियों पर सवार हो गए। जेचंद और भीमराज की यह सारी नक्लो हरकत सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बड़े गौर से देख रहा था। जब वो दोनों अपने हाथियों पर सवार हो गए, तब अपने सालारों से मुखातिब होते हुए सुल्तान कह रहा था, मेरे अजीजों, मैं इस जेचंद और भीमराज दोनों की नक्लो हरकत को गौर से देखता रहा हूँ। जो कुछ ये कर रहे हैं, इससे मैंने ये अंदाजा लगाया है कि दोनों अपने लश्कर के दरमियानी हिस्से में रहकर अपने लश्कर को हम पर हमला आवर होने की तरगीब देंगे। ये जो उन्होंने अपने सामने हाथियों की सफ़ें दुरुस्त की हैं, तो पहले वो हाथियों से हमारे लश्कर पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो ये चाहते होंगे कि हाथी हमारे लश्कर में दाखिल होकर अफरा तफरी और बदनज़मी बर्पा करके हमारे लश्कर की तरतीब खराब करेंगे। इसके बाद वो जोरदार हमला करेंगे। मेरे अजीज साथियों, मैं ये भी देखता हूँ कि जो हाथी आगे सफ़ें बांध चुके हैं, महावतों के पीछे दुश्मन के कुछ लश्करी भी हैं। तुम देखते हो उनके हाथों में कमाने हैं। मेरा अंदाजा है कि जब ये हाथी अपने लश्कर में दाखिल होंगे, तो महावतों के पीछे बैठने वाले दुश्मन के लश्करी हमारे लश्करियों पर तीरंदाजी करेंगे। यूं हमें वो दोहरा नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यहां तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका, फिर ऐबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐबा, पहले तुम ये कहो कि इन हाथियों से मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है। इसके बाद जो कुछ करना चाहता हूँ उसकी तफसील तुम लोगों से कहूंगा। ऐबा मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इन हाथियों की तो आप कोई परवाह ही न करें, इनसे मैं और मेरे तीरंदाज खूब निपटेंगे। सुल्तान मोहतरम, जिन सारे तीरंदाजों को मैंने अपने तौर पर तीरंदाजी की तरबियत दी है, उन्हें मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक लश्कर के दाएं हिस्से में है, एक बाएं हिस्से में।
दुश्मन जब अपने लश्करियों को आगे बढ़ाएगा तो मैंने अपने तीर अंदाजों को हिदायत जारी कर दी हैं कि सबसे पहले वो तीरों की बौछार मारेंगे तो वो हाथियों की आंखों में मारें। अगर वो अगली चंद सफ़ों के हाथियों में तीर मारते हुए उन्हें अंधा करके रख देंगे तो फिर पिछले हाथियों से निपटना आसान हो जाएगा। मैंने उन्हें यह भी कह दिया है कि अपने तीरों की दूसरी बौछार पिछले हाथियों के महावतों को मारेंगे, इसलिए कि पिछले हाथी चूंकि अगले हाथियों की ओट में होंगे, लिहाजा उनकी आंखों को निशाना नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन उनके महावत हमारे तीरों का निशाना बन सकते हैं। अब अगली सफ़ों के हाथी जब आंखों से महरूम हो जाएंगे तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, ना वो हमारे लिए नुकसानदेह होंगे और ना वो अपने महावतों के काबू में रहेंगे। जब वो आंखों में तीर लगने की तकलीफ से दो चार होकर बेजारी का इजहार करते हुए इधर उधर भागेंगे तो महावत उन्हें अपनी गिरफ्त में रख लेंगे, और जब ऐसा होगा तो महावतों के पीछे जो तीर अंदाज बैठे हुए हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। वो तीर अंदाजी नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि मेरा अंदाजा है कि हाथी पलटेंगे। इतनी देर तक जब हमारे तीर अंदाज पिछले हाथियों के महावतों को भी अपनी तीरों का निशाना बनाते हुए मार गिराएंगे तो पिछले हाथियों को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। सुल्तान मोहतरम, ये हमारे तीर अंदाजों की तरफ से तीरों की दो बाड़ें होंगी। फिर हमारे तीर अंदाज तीसरी बाड़ पिछले हाथियों पर महावतों के पीछे जो तीर अंदाज बैठे हुए हैं उन पर मारेंगे, और मेरे ख्याल में इस तरह हम हाथियों, उनके महावतों के पीछे बैठने वाले दुश्मन के तीर अंदाजों को अपने लिए बेखतर ही नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी को भी बेकार बना के रख देंगे। जब तक ऐबा बोलता रहा, सुल्तान शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुसैन खरमेल और दूसरे सालार मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते रहे। ऐबा जब खामोश हुआ तब सुल्तान अपने सारे सालारों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, जो कुछ ऐबा ने कहा है दुश्मन के हाथियों को बेकार करने के लिए वो एक बेहतरीन और एक उम्दा लाहे अमल है। इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इससे आगे जो हमने करना है उसकी वजाहत मैं करता हूँ। जब ऐबा के लश्करी अपने तीरों की 3 बाड़ें दुश्मन पर मार चुके होंगे तब दुश्मन का लश्कर और उसके आगे आगे जो हाथी होंगे करीब आ चुके होंगे। जरूरी नहीं कि जिन हाथियों की आंखें जाया की जाएंगी वो पलटकर पीछे जाएं और अपने लश्कर को नुकसान पहुंचाएं। वो बरहमी का इजहार करते हुए आगे भी आ सकते हैं और उनके महावत उन्हें अपनी गिरफ्त में रखते हुए हमारी तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इतनी देर तक हाथियों के पीछे पीछे दुश्मन का लश्कर भी करीब आ जाएगा। ऐसे मौके पर हमने जो करना है इसे गौर से सुनो। लश्कर फौरन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा मेरे और खरमेल के पास रहेगा, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा की सरगर्दगी में रहेगा। मैं और खरमेल आधे लश्कर को लेकर बिल्कुल दाएं जाने बढ़ जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने अपने हिस्से के लश्कर को लेकर काफी बाएं चले जाएंगे। इस तरह लश्कर के दोनों हिस्सों के दरमियान काफी खला पैदा कर दिया जाएगा, जिसमें से दुश्मन के हाथी गुजरकर आगे निकल जाएंगे। इसके बाद हमने अपने काम की इब्तदा करनी है। मैं दुश्मन के बाएं पहलू पर हमलावर हो जाऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दुश्मन के दाएं पहलू पर जरब लगाएंगे। इस तरह जब दुश्मन पर 2 तरफा हमला होगा, उनके हाथी भी हमारे लिए नुकसान का बायस नहीं बन सकेंगे। इस तरह मुझे उम्मीद है कि लम्हों के अंदर हम दुश्मन की ताकत और उनके सारे वलवलों को उधेड़ के रख देंगे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की इस तजवीज़ से सब सालारों ने इत्तफाक किया। इसके बाद लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करने का एहतमाम भी कर दिया गया। अब सुल्तान शहाबुद्दीन और हुसैन खरमेल लश्कर के दाएं बाजू के सामने जाते हुए, जबकि लश्कर के बाएं हिस्से के सामने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा खड़े होकर दुश्मन के रद्द अमल का इंतजार करने लगे थे। थोड़ी देर बाद राजा जयचंद और भीमराज के लश्कर में हरकत हुई। हाथी आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे लश्कर ने भी पेशकदमी करनी शुरू कर दी। हाथियों की आड़, उसके बाद जयचंद और भीमराज के लश्करियों के जोरों शोर से नारे बुलंद होने की वजह से मैदान जंग बुरी तरह गूंज उठा था। चारों तरफ एक खौफ व हिरास उठ खड़ा हुआ था। जहां जयचंद और भीमराज दोनों मुसलमानों को जेर करने के लिए अपना लाहे अमल अपना चुके थे, वहीं सुल्तान शहाबुद्दीन और उसके सालार भी उनके सारे अमल को नाकाम बनाने के लिए अपनी मंसूबा बंदी कर चुके थे। हाथी जब करीब आए तब अचानक ऐबा ने अपनी चमकती हुई चौड़ी फल की तलवार फजा में बुलंद की। तलवार का फजा में बुलंद होना था कि लश्कर के दाएं बाएं हिस्सों में जो तरबियत याफ्ता लश्करी थे, उन्होंने बारिश की तरह तीरों की बाढ़ मारी। इन तीरों से अगली सफ के हाथियों की आंखें छिद कर रह गईं। तीरंदाजों ने ऐसी तीरंदाजी करते हुए बेखता निशाना बनाया था जिस पर हाथी बुरी तरह से चिंगाड़ते हुए बरहमी का इजहार करने लगे थे। ताहम उनके महावतों ने संभालते हुए अंगेख्त की हालत में भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इतनी देर में दूसरी बाढ़ तीरों की मारी गई और इस बाढ़ की वजह से पिछली सफों के हाथियों के कई महावत छिद कर नीचे गिर गए। इसके साथ ही तीरंदाजी की तीसरी बाढ़ मारी गई और पिछले हाथियों के खुदों के पीछे जो तीरंदाज बैठे हुए थे वो भी छलनी होकर नीचे गिर गए। इतनी देर तक दुश्मन के हाथी दनदनाते हुए करीब आते जा रहे थे। इस मौके पर ऐबा को न जाने क्या सूझी। बुलंद आवाज में अपने तीरंदाजों को मुखातिब करते हुए उसने हुक्म दिया कि चौथी तीरों की बाढ़
अगले हाथियों के महावतों को मारी जाए। इसके साथ ही तीरों की चौथी बाढ़ भी आई और अगली सफ के जो हाथी थे उनके महावत भी छिद कर रह गए। अब हाथी अपनी मर्जी से दंदनाते हुए आगे बढ़ने लगे। जब हाथी करीब आए तब अचानक मुसलमानों का लश्कर फौरन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बीच में काफी फासला पैदा कर दिया गया था। हाथी अब लश्कर के दोनों हिस्सों के बीच में जो खला बन गया था उसमें से गुजरने लगे थे। इस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन के लश्कर के दोनों हिस्से बड़ी तेजी से हरकत में आए। दाएं जानिब से सुल्तान शहाबुद्दीन और हुसैन खरमेल अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े, जबकि बाएं जानिब से अपने लश्कर के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने पेशकदमी शुरू की। जयचंद और भीमराज दोनों अपने लश्कर के वस्ती हिस्से में थे। अभी तक उन्हें खबर नहीं हुई थी कि उनके हाथियों, महावतों और महावतों के पीछे बैठने वाले तीरंदाजों का क्या हशर हुआ है, इसलिए कि हाथियों की जो पहली 1-2 सफ़ें थीं उनके तीरंदाज, महावत और हाथी बिल्कुल ठीक थे। लिहाजा जयचंद और भीमराज अभी तक ये न जान सके थे कि मुसलमान भयानक और हौलनाक तीरंदाजी करते हुए बहुत से हाथियों के अलावा उनके काफी महावतों और महावतों के पीछे बैठने वाले तीरंदाजों को भी बेकार बना चुके हैं। वो अपने लश्कर को बस अपनी धुन में आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि उन्होंने जो मंसूबाबंदी की थी उनके लश्करी उन पर अमल करते हुए थोड़ी देर तक मुसलमानों के लश्कर में अफरा तफरी और बदनज़मी फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो आम हमले का हुक्म दे देंगे। लेकिन चंद ही लम्हों बाद जब उन्होंने देखा कि उनके आगे आगे हाथियों के अंदर एक बदनज़मी सी बर्पा हो गई है, साथ ही उन्होंने अपने दाएं बाएं से मुसलमान लश्करियों को तकबीरें बुलंद करते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा, तब जयचंद और भीमराज दोनों बौखला कर रह गए। वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उनके हाथी और हाथियों पर बैठे हुए तीरंदाज क्यों मौसर कार्रवाई नहीं कर पाए, और ये कि मुसलमान कैसे हाथियों से बचकर दाएं बाएं से होते हुए उन पर जवाबी कार्रवाई करने लगे हैं। वो अभी इसी शशोपंज में थे कि सुल्तान और उसके सालारों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दाएं तरफ से खुद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और हुसैन खरमेल अपने हिस्से के लश्कर के साथ जयचंद के लश्कर के बाएं पहलू की तरफ गूंजों के गरजते भंवर, विशाल रुतों की दस्तकों और रोशनी की सजल तुग़यानियों की तरह बढ़े। फिर वक्त की आंख ने देखा सुल्तान शहाबुद्दीन दुश्मन के लश्कर के बाएं पहलू पर जुल्मतों में सरगर्दां इर्तका के लपकते खौलते शोलों, चारों तरफ आफाक में घूमती फजाओं में अजाब बनते लम्हात और जिस्मों को उरियां उरियां, रूहों को पारा पारा कर देने वाले खौफ के बेरोक सैलाब की तरह हमलावर हुआ। ऐन उसी लम्हे कुतुबुद्दीन और ऐबा दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ दुश्मन के लश्कर के दाएं पहलू की तरफ शबखानों की बेजमीरी में सुलगती क़यामत और मुस्तरब और सरगर्दा जज्बों की तरह बढ़े थे। फिर वो भी सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तरह दुश्मन के लश्कर के दाएं पहलू पर भटकती बेदर सदाओं में फनासाज सहरा की उड़ती रेत, एसाब में सनसनी दौड़ाती लम्हों की बरहम आग और रात की रग रग रेशे रेशे में फैल जाने वाली खोलते रेंगते गर्म लावे की तरह हमलावर हो गए। इस बार चूंकि सुल्तान शहाबुद्दीन ने जंग करने का अपना लाहे अमल तब्दील कर दिया था, लिहाजा जवाबी कार्रवाई करने में जयचंद और भीमराज को कुछ वक्त लगा। ताहम उनके लश्कर की तादाद चूंकि ज्यादा थी, लिहाजा संभलते हुए और जवाबी कार्रवाई करते हुए भी वो मुसलमानों पर तलातुम के इज़्तिराब, सुलगती आंधियों, बुतखानों की बेजमीरी और चालबाजों की फितनाबाजी की तरह टूट पड़े थे। चंदवाड़ के मैदानों में नफरतों के अजाब तले हलाकत बिछाती कत्लगाहें आबाद होने लगी थी। जबर के साए अपने सामने कर्ब के अक्स और अपने राबते बढ़ाने लगे थे। मौत पिघल कर बहते लोहे, तेजी से फैलते जहर और इंतकाम की भट्टी की तरह चारों तरफ अपना दायरा और वसी करने लगी थी। जिस्मो जान के राबते मुनक़ता होने लगे थे। कदर शनासियां, हशर सामानियों के अजाब और एहसास की महक खौफ के रवैयों में तब्दील होना शुरू हो गई थी। दाएं बाएं से सुल्तान शहाबुद्दीन, हुसैन खरमेल, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा के अलावा दूसरे सालारों के हमले ऐसे खौफनाक और बेरोक थे कि थोड़ी ही देर बाद जयचंद और उसके हमनवा भीमराज के लश्कर की हालत बूंद बूंद को तरसते प्यासों, मन के घोर अंधेरों में खोए बिखरे सपनों और फना के शोलों की जद में आते खौफ आसार लम्हों और यरकान ज़दा ख्वाहिशों से भी ज्यादा बुरी होना शुरू हो गई थी। जिस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन, हुसैन खरमेल, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दुश्मन के पहलुओं की तरफ से हमलावर हुए, तब अपने लश्कर के दरमियानी हिस्से में जयचंद और भीमराज बड़े फिक्रमंद और परेशान हुए। इसलिए नहीं कि मुसलमान तीरंदाजों ने तीरंदाजी करते हुए उनके कई हाथियों को बेकार कर दिया था और महावतों को हलाक करने के अलावा अनगिनत तीरंदाजों का भी खात्मा कर दिया था, बल्कि वो इसलिए परेशान थे कि मुसलमान सामने से हटकर उनके लश्कर के पहलुओं पर हमलावर हुए थे और उनके हाथी किसी काम के न रहे थे।
थोड़ी ही देर बाद जब एक सफ से दूसरी सफ, दूसरी से तीसरी सफ तक ये खबरें पहुंची कि मुसलमानों ने हाथियों की अगली कई सफों पर तीरंदाजी करते हुए न सिर्फ उन्हें छलनी किया है बल्कि उन्हें आंखों से भी महरूम कर दिया है, महावतों का भी खात्मा कर दिया है और पिछले हाथियों के महावत और तीरंदाज भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, तब जयचंद और भीमराज दोनों तफक्कुरात का शिकार होना शुरू हो गए थे। अब मुसलमान लश्करी दाएं बाएं पहलू से जयचंद और भीमराज के लश्कर पर हमलावर होते हुए उनकी सफों की तादाद में बड़ी तेजी से कमी करने लगे थे। और इस लम्हे जब लश्कर के अंदर ये खबर फैली कि हाथियों को मुसलमानों ने बेकार कर दिया है और उसके पीछे जो तीरंदाज बैठे हुए थे वो भी अब किसी काम के न रहे, तब दुश्मन के लश्कर में बददिली फैलने की पहली वजह यह थी। अब जयचंद की मजीद बदकिस्मती के इस दौरान किसी मनचले मुसलमान तीरंदाज ने जयचंद के करीब होकर उसे ऐसा तीर मारा कि वो तीर उसके जिस्म के पार हो गया और जयचंद हाथी के हूदे से जमीन पर गिर गया था। जयचंद का जमीन पर गिरना था कि उसके लश्करी ये देखते हुए कि उनका राजा मारा गया है भाग खड़े हुए। दूसरी तरफ ये सूरत हाल भीमराज के लिए भी बड़ी मायूस कुन थी। उसे अब ये खबर मिली कि जयचंद तो अब अपने हाथी से गिर गया है और उसके लश्करी भागने लगे हैं। तब वो सारी सूरत हाल को संभालने की खातिर अपने लश्करियों को जोरदार अंदाज में हमलावर होने का हुक्म देने ही लगा था कि उसके अपने लश्करी भी अगली सफों से पलटकर पीछे आए और पिछली सफों वाले बदनज़मी का शिकार होते हुए पीछे हटने लगे। इस तरह भीमराज के लश्करी भी मैदान जंग छोड़कर भाग खड़े हुए। अब सुल्तान शहाबुद्दीन, हुसैन खरमैल, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने भागते हुए उन लश्करियों का जोर शोर से ताक़ुब शुरू किया और इस ताक़ुब के दौरान दुश्मन के लश्कर की तादाद को मजीद कम कर दिया था। इस तरह चंदवाड़ के मैदान में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कनूज के राजा जयचंद के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दे दी थी। कुछ दूर तक उनका ताक़ुब करने के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ पलटा, दुश्मन के पड़ाव पर हमला किया, फिर अपने जख्मी लश्करियों की देखभाल में लग गया। कनूज का राजा जयचंद गो तीर लगने से बुरी तरह जख्मी हुआ था और अपने हाथी से गिर गया था, लेकिन जख्म इतना गहरा और मोहलिक न था। हाथी से गिरने के बाद वो घोड़े पर सवार हो गया। इतनी देर तक उसका लश्कर पसपा होना और भागना शुरू हो गया था, लिहाजा लश्करियों के अंदर वो भी भाग खड़ा हुआ। इस तरह शिकस्त के बाद जयचंद और भीमराज दोनों अपनी जानें बचाकर भागने में कामयाब हो गए। भीमराज तो दरियाए जमुना के किनारे दूर जुनूब मशरिक की उन्हीं सरजमीनों की तरफ चला गया था जहां से वो अपने लश्कर के साथ निकलकर चंदवाड़ के मैदानों की तरफ गया था, जबकि कनूज का राजा चंदवाड़ के मैदान से भागकर असनी नाम के किले में जाकर महसूर हो गया। जयचंद का ख्याल था कि चंदवाड़ के मैदानों में सुल्तान शहाबुद्दीन उसे शिकस्त देकर उसके इलाकों का रुख करेगा और जिस तरह उसने तराइन के राजाओं को शिकस्त देकर वापस गजनी जाने का अज़्म कर लिया था, इस तरह वो जयचंद को भी उसके हाल पर छोड़कर पहले की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का वाली मुकर्रर करके वापस गजनी चला जाएगा। लेकिन सुल्तान ने इस बार ऐसा नहीं किया। सुल्तान ने चंद रोज तक तो अपने लश्करियों को सस्ताने के अलावा जख्मियों की देखभाल करने के लिए चंदवाड़ के मैदान जंग में ही पड़ाव किए रखा। जब उसके जख्मी लश्करी काफी हद तक ठीक हो गए, तब उसने अपने लश्कर के साथ फिर मशरिक की तरफ कूच किया। भीमराज तो दूर जुनूब की तरफ जाते हुए अपने आप को महफूज कर गया था, लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन ने एक बार फिर कनूज के राजा जयचंद को अपना हदफ बनाने का इरादा किया। जयचंद जो असनी नाम के किले में उस वक्त क़याम किए हुए था, उसके मुखबिरों ने जब इत्तला दी कि उस पर हमलावर होने के लिए सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी चंदवाड़ के मैदानों से कूच कर चुका है, तब जयचंद बड़ा परेशान और फिक्रमंद हुआ। असनी नाम का वो किला जिसे वो अपने लिए इंतहाई महफूज और दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया करता था, वहां भी उसने क़याम करना पसंद ना किया। वो जानता था कि अगर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने आगे बढ़कर उसके किले का मुहासरा कर लिया तो उस वक्त तक वो कहीं नहीं जाएगा जब तक किले को फतह नहीं करेगा और जयचंद का सर कलम नहीं कर देगा। लिहाजा अपनी जान बचाने की खातिर जयचंद असनी नाम के किले से भी निकल भागा। दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी बरक़रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ असनी पहुंचा। उसे कोई खास मुज़ाहमत न करना पड़ी और जयचंद के इस किले पर सुल्तान ने कब्जा कर लिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यह किला जयचंद के यहाँ बड़ी अहमियत रखता था। अक्सर व बेशतर जयचंद इस किले में क़याम करता था और इस किले के अंदर उसने अपनी सल्तनत की सारी दौलत और जवाहरात जमा कर रखे थे। सुल्तान शहाबुद्दीन जब इस किले में दाखिल हुआ तो इस कदर दौलत जयचंद ने जमा कर रखी थी वो सारी सुल्तान के हाथ लग गई। अब सुल्तान शहाबुद्दीन की ताकत और कुव्वत में भी इजाफा हो चुका था। चंदवाल के मैदान में सुल्तान के हाथ दुश्मन के 3000 हाथी लगे और फिर असनी के किले से बेशुमार जवाहरात के अलावा दौलत के अंबार भी उसे मिले। इस तरह उसकी अस्करी और इक्तसादी हालत मजबूत और मुस्तहकम होकर रह गई।
اسنی سے نکل کر سلطان شہاب الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ جے چند کے شہر قنوج کا رخ کیا۔